नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के हैं। कुछ भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अभी अभी आपको जो मैंने बात बताई, ऐसे ही सनसनीखेज बयान दिए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने। दरअसल दोस्तों, ये प्रधानमंत्री अब पागल हो चुके हैं। इनको केवल और केवल अपने पॉलिटिकल हित और केवल स्वयं के इकोनॉमिक हित दिखते हैं चाइना के साथ। इसीलिए ये केवल और केवल चाइना की भक्ति में ही लीन है। चीन के सामने ये केवल वफादार बनते हैं। आज दोस्तों, मैं आज ऐसी बात आपके सामने करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं अपने विषय पर आऊं उससे पहले आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कहा गया एक कथन बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा था कि जिस व्यक्ति को भ्रम हो जाता है उसे यह भी लगता है कि सूरज पश्चिम दिशा से उगता है बल्कि पूरब से नहीं। यानी भ्रम इतनी खतरनाक चीज है कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसकी मति फिर जाती है, उसकी मति मर जाती है। और ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल की सत्ता पर आसीन है, नेपाल की बागडोर इनके हाथ में है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों ये बात। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भगवान श्री राम नेपाली हैं, भारतीय नहीं, तो कल को वो ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ये जो सौर मंडल में ग्रह हैं ये भी उन्हीं ने डिस्कवर किए हैं। हो सकता है वो ये कहें कि भगवान राम जब सेतु बनाया था जो उन्होंने, वो भी नेपाल में बनाया था। हो सकता है वो ये भी कह दें। यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा। दोस्तों, आखिर ये सारा मसला क्या है? सबसे पहला मसला समझिए। दरअसल नेपाल में सोमवार को वहां पर एक आदि कवि हैं जिनका नाम है भानुभक्त आचार्य। इनकी 207वीं जन्म जयंती थी और इसी जयंती के शुभ अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर एक छोटा सा समारोह रखा था। दरअसल दोस्तों, मैं आपको आगे की बात बताऊं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आदि कवि थे कौन। दरअसल इन्होंने वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। तो उन्हीं की जयंती थी। इसी शुभ अवसर पर इनके घर पर एक छोटा सा समारोह था और वहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कि निश्चित रूप से बेतुका है, आधारहीन है और इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान शायद ही कोई इतना बड़ा छोड़िए, खास व्यक्ति छोड़िए, बल्कि आम व्यक्ति भी नहीं दे सकता। इन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाल में जन्मे थे। इन्होंने कहा कि भारत इनकी संस्कृति पर अतिक्रमण कर रहा है। इन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम कैसे माता सीता से विवाह करने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर आ सकते हैं, जबकि वहां पर उस समय कोई भी कम्युनिकेशन के या फिर कोई भी परिवहन के साधन ही नहीं थे। अब आप सोचिए, ये व्यक्ति कल को कहेगा कि रावण भी लंका में नहीं बल्कि नेपाल में था। इस व्यक्ति की बुद्धि फिर चुकी है, इस व्यक्ति की अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। इस व्यक्ति के आगे केवल और केवल अगर आप तथ्यों की बात करेंगे तो वो भैंस के आगे बीन बजाने के समान होगा। इस व्यक्ति पर करप्शन के सीरियस चार्जेस चल रहे हैं। इस व्यक्ति पर अपनी सरकार के भीतर ही अंतर्विरोध हो रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह भी बड़ी हास्यास्पद है कि कम्युनिस्ट सरकार यानी कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, साम्यवाद जो विचारधारा है, वो तो किसी भी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखती ही नहीं है। फिर भी ये प्रधानमंत्री किस आधार पर और किस तरीके से, किस प्रकार से ये दूसरों की आस्था पर आघात पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से ये हिंदू धर्म की जो मान्यता या हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं या प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, किस बुनियाद पर आप उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, भारत में भी विरोध तेज हो गया है। संत समाज के लोग अयोध्या से लेकर वाराणसी तक और बिहार से लेकर गोरखपुर तक तमाम देश के हिस्सों में संत समाज लगातार विरोध कर रहा है उनके इस बयान का। इसी के साथ साथ दोस्तों, नई दिल्ली में जो नेपाल की एम्बेसी है वहां पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया मानव श्रृंखला बनाकर। यही नहीं, इसी के साथ साथ नेपाल के भीतर भी कई विपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेता, मीडिया के कर्मी, जो बड़े बड़े शीर्ष पत्रकार हैं,
वो भी इनके प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। और यही नहीं, भारत में भी तमाम अलग अलग धर्मों के लोग, विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोग भी और तमाम जितने भी अन्य जाति, समुदाय, संप्रदाय के लोग हैं, उन सब ने भी एक स्वर में इस बात का विरोध किया है कि किस प्रकार से बेतुका बयान नेपाल का प्रधानमंत्री दे सकता है। दोस्तों, ये नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली है, ये वाकई में सबसे बड़ा धब्बा है नेपालियों के लिए। दोस्तों, मैं अभी भी एक बात पे फोकस करना चाहूंगा और एक बात को आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी दर्शक नेपाल से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनसे ये कहना चाहूंगा कि मेरा आपको नाराज करने का या आपको ठेस पहुंचाने का, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मंशा नहीं है। लेकिन आप अभी भी जानते हैं कि अभी भी नेपाल और भारत के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है और ये पारंपरिक तौर से ही चल रहा है। लेकिन एक नेता जो कि अपनी सत्ता बचाने के लिए धर्म का सहारा ले रहा है, पहले उसने झूठे राष्ट्रवाद का सहारा लिया और अब वो धर्म का सहारा ले रहा है। आपने अक्सर दोस्तों भारत में देखा होगा कि जब भी किसी नेता को लगता है कि उसकी सत्ता खतरे में है, संकट में है, तो फिर वो अपनी सत्ता को पाने के लिए धर्म का सहारा लेता है। और ऐसा हुआ भी है, कई बार भारत में सरकारें भी बनी है। आप जानते हैं, उदाहरण आप सभी जानते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नेपाल में भी जिस प्रकार से ये साम्यवादी विचारधारा की सरकार चल रही है, जिस प्रकार से वो लगातार पिछले 2 महीनों में भारत के साथ एक तरीके से आप ये समझिए कि विरोध के स्वर बुलंद कर रही है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद किया, भारत के ही 3 क्षेत्रों को, उत्तराखंड के ही 3 क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बता दिया। उसके बाद भारत के कोरोना वायरस, यानी जो कोरोना वायरस जो भारत में है, उसको चीन के कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया और जिम्मेदार भी ठहराया कि उनके देश में अगर मामले आ रहे हैं तो वो केवल और केवल भारत की वजह से आ रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों लगातार वो ऐसे भारत विरोधी बयान दे रहे हैं जिसके बाद उनकी मंशा पर संदेह होना जायज है, नैतिक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जहां पर यह दावा किया गया है कि स्विस अकाउंट्स में चीन के द्वारा इनके प्रधानमंत्री के अकाउंट में 41 करोड़ रुपए भी जमा कराए गए हैं। सीरियस करप्शन चार्जेस हैं इनके ऊपर। इसी के साथ साथ दोस्तों जो वहां पर पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, उनके साथ इनके गतिरोध भी सामने आ रहे हैं। पार्टी इनकी टूटने वाली है, सत्ता इनकी जाने वाली है। इसी के साथ साथ इनके रिश्तों पर भी बात हो रही है कि किस प्रकार से चीन की जो राजदूत है जो नेपाल में है, वो किस प्रकार से नेपाल की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रही हैं, किस प्रकार से वो किस सीमा तक वो सक्रिय हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाकई में इन सब विवादों पर चीन की भूमिका बहुत अहम है और नेपाल के विदेश मंत्री भी इस बयान में कूद गए, इस विवाद में कूद गए। उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा, जो कि स्वाभाविक भी है, वो अपनी सरकार का बचाव करेंगे क्योंकि उनकी वफादारी तो इनके प्रधानमंत्री के प्रति ही होगी। क्योंकि चाहे वो प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार का बेतुका बयान करे, बेवकूफी से भरा बेतुका बयान दे, लेकिन आखिरकार वो अपने प्रोटोकॉल से बंधे हुए, उनको भक्ति तो करनी है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में रिसर्च होनी चाहिए। अभी तक तमाम जो दुनिया के लोग हैं वो मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं, लेकिन रामायण के सिलसिले में रिसर्च होनी चाहिए, ये कहना है विदेश मंत्री का। तो सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों सबसे पहले मैं दोनों को जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री ओली साहब को। ओली साहब, आप एक बात बताइए, अगर साधन नहीं होते, अगर कम्युनिकेशन नहीं होता, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, तो भगवान राम, तमाम जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें उल्लेख है इस बात का कि भगवान राम ने लंका जाकर दशानन रावण का अंत किया था, उसका वध किया था, अधर्म का नाश किया था। तो क्या ये सब झूठ है? आप पगला गए हैं? आप पागल हो चुके हैं क्या? आप सठिया गए इस उम्र में? आपने ये बयान रात में दिया तो क्या आपने मदिरा का सेवन किया था क्या? एक बात और, आप कहते हैं कि भारत ने आपकी संस्कृति का अतिक्रमण किया है और आपकी जमीन पर चीन ने जिस प्रकार का अतिक्रमण किया उस पर आप चुप हैं। आप तो अपनी जमीन को, अपने 11 गांव को लुटा के आ गए चीन के हाथों। चीन किस प्रकार से आपकी सीमा के पास, जो आपकी 1000 किलोमीटर की सीमा है, 1400 किलोमीटर की लगभग, वहां पर 11 गांव को अपने कब्जे में ले चुका है। सीमा पर खड़े हुए स्तंभों को गिरा चुका है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको दिखता है केवल और केवल अपना हित, स्वयं का हित। वहां पर 72 परिवार, जो कि रुई गांव है गोरखा जिले में, वहां पर 72 जो परिवार के लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने उनकी सुध ली? नहीं ली होगी, क्योंकि आपके आगे केवल और केवल पैसे की और भ्रष्टाचार की और भारत के विरोध की पट्टी बंधी हुई है।
याद रखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये वही प्रधानमंत्री जिनके ट्वीट्स इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ये 5 ट्वीट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कि आप ऑफिशियली भी चेक कर सकते हैं। इन्होंने लगातार भारत का धन्यवाद किया है, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। इन्होंने कहा है कि वो भारत और नेपाल के रिश्तों को और प्रगाढ़ रूप देंगे, नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और ऐसे में ये व्यक्ति अब 2 महीनों से, जब से चीन और भारत के बीच गतिरोध हुआ है, तब से चीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये किसी तरीके से चाहते हैं कि किसी प्रकार से भारत इनके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि भारत से जो करीबी थी इनकी पारंपरिक तौर पर, जो ट्रेडिशंस के तौर पर, कल्चरल हम लोग एक हैं, धर्म के आधार पर हम लोग एक हैं, वो टूट जाए। नेपाल के लोग इसमें सम्मिलित नहीं है, नेपाल के लोगों का कोई भी इसमें अपराध नहीं है, कोई भी इसमें कसूर नहीं है, केवल और केवल एक व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन लोगों के बीच कांटेक्ट, देशों के बीच कांटेक्ट हमेशा जीवित रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो विदेश मंत्री है, रिसर्च की बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने देश में कोरोना वायरस से संबंधित शोध करवा लें, उससे संबंधित अनुसंधान करवा लें। आप क्यों उस चीज पर जा रहे हैं जो कि प्रूवन है? चाहे किसी भी सोर्स पे आप देख लीजिए, चाहे आप वेद पढ़ लीजिए, चाहे आप जितने भी धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ लीजिए, चाहे आप भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देख लीजिए, पुरातत्व विभाग का निर्णय देख लीजिए, उनकी द्वारा की गई रिसर्च देख लीजिए, जितने तथ्य मिले हैं ऐतिहासिक तौर पर, जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि राम जी पूर्ण रूप से अयोध्या के हैं और अयोध्या राम जी की है। वैसे तो सारी सृष्टि ही राम जी की है, प्रभु श्री राम की है, माता सीता की है, लेकिन आप इस तरीके से बेतुका बयान देकर केवल और केवल अपने समर्थकों को, अपने देशवासियों को झूठे धर्म के प्रपंच में जो आप खेल खेल रहे हैं वो जल्द से जल्द एक्सपोज होगा। आपकी गद्दी नहीं बचेगी, क्योंकि आपने जिस प्रकार से लोगों की आस्था पर आघात पहुंचाया है, आपने लोगों के साथ खेल खेला है, लोगों की भावना के साथ खेल खेला है, वो कभी भी स्वीकार्य नहीं है, अति निंदनीय है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी कल एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की यह भावना नहीं थी कि वो किसी की जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाए, उनकी सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाए। यानी यहां पर उनका विदेश मंत्रालय भी एक प्रकार से कवर अप स्टेटमेंट दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, क्या केपी शर्मा ओली की मंशा यही है केवल? बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं इस पूरे विवादित प्रकरण में भारत की जनता ने भी और नेपाल की जनता ने भी अपने प्रधानमंत्री को, भारत की जनता ने नेपाल के प्रधानमंत्री को और नेपाली जनता ने खुद के ही प्रधानमंत्री को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक हो क्या? दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम इस देश के ही नहीं बल्कि इस पूरे संसार के कण कण में है, और अयोध्या में तो विशेष तौर पर वो रोम रोम में बसते हैं। और इस प्रकार से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर आप अपनी सत्ता बचा लेंगे क्या? ये आप त्याग दीजिए इस विचार को। अगर आपको साक्ष्य चाहिए, अगर आपको प्रमाण चाहिए, तो आप रामायण सर्किट के तमाम प्रमाणों को देखिए। गोरखपुर हो, अयोध्या हो, तमाम बिहार के शहर जो सीमावर्ती हैं, जनकपुर हो, या तमाम जितना ये जो सर्किट है जिसमें 15 शहर भारत के शामिल हैं, नेपाल के भी कुछ शहर शामिल हैं जिसमें जनकपुर है, अयोध्या है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या में ही है और माता सीता नेपाल के जनकपुर में। और एक चीज और, ये आप क्या सीमाओं को बांट रहे हैं? आप नेपाल को क्या अलग समझते हैं क्या? नेपाल भी तो, अगर आप ये नक्शा देखिए इस समय जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो उसमें आप देखिए अखंड भारत की सीमाएं कहां तक हैं। अफगानिस्तान, पश्चिम से अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में ब्रह्म देश तक है, ये भारत की सीमाएं हैं। और आपका नेपाल भी उस अखंड भारत का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? देश अपने आपस में बट गए, सीमाएं खड़ी कर ली, लेकिन आप कभी भी अपने कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। और बड़ा ही दुख होता है दोस्तों कि एक नेता इस प्रकार से बेवकूफाना बयान देता है इस संवेदनशील मसले के विषय में। वाकई में केपी शर्मा ओली, आप पर शर्म आनी चाहिए आपको, और आपको शीघ्र माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस प्रकार का बेतुका बयान दिया है ना, इसकी कहीं पर भी माफी नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम थोड़ी अकल पर आपके जो पत्थर पड़े उन पत्थरों को हटाइए, थोड़ा सा समाज में आइए और जो तथ्य, जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। आप ईश्वर को कटघरे में ला रहे हैं, ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, प्रभु श्री राम पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं।
आप कैसे अपने आप को मानव कह सकते हैं? आप तो मानव कहलाने योग्य भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो जरूर खत्म हो गई है, लेकिन आने वाले समय में और वीडियोस भी आती रहेंगी। लेकिन दोस्तों आपसे मेरी एक गुजारिश है, मैं आपसे एक प्लीज निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। इसी के साथ साथ वो जो बेल का आइकन है ना दोस्तों, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सही समय पर जरूर पहुंच जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि बस थोड़ा सा वायरल कर दो यार प्लीज। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिए और कोरोना वायरस के तमाम जितने भी एहतियात हैं उनका पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय सिया राम।